जो है बनाया मैंने बनाया अपने हाथ से। मेरी ज़िंदगी मेरे दोस्त हमेशा मेरा साथ दें, नहीं देना साथ तो निकाल मुझे दिमाग से, मेरा माजी मेरी ताकत, मुस्तकबिल मेरा इनाम, सारी दुनिया को बता दे कि ये है मेरे अल्फाज। मैं भी नहीं बेसिकली देखा, मैं तो उधर तुर्की में था। तो दोस्त मुझे जो है ना धड़ाधड़ वो जो है टिकटॉक भेजी जा रहा है कि बिना ये देख तेरा सॉन्ग जो है ना ये तो उसने रणवीर कपूर ने अपलोड कर दिया, इसके ऊपर गाना ये फलक शबीर जो है वो भी सिंगर, वो भी उसके ऊपर बना रहा है, और पता नहीं कोई वो जैकी श्रॉफ का बेटा था, तो मुझे नाम भी नहीं याद, टाइगर तो श्रॉफ। हाँ, तो उसने भी अपनी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम रील बनाई है, पता नहीं क्या क्या सब कुछ हुआ था उसके अचानक ही सही। तो मुझे भी नहीं समझ लगी, लेकिन वही बात है, अपने म्यूज़िक पे यकीन होता है ना कि ठीक है, अच्छा म्यूज़िक जो है ना वो अल्टीमेटली पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। पर हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? रैपर क्यों मैंने देखे हैं अक्सर एक दूसरे को डिस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, रैप में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे की, यानी अन्नी पाई हुई होती है। वजह क्या है ये? मतलब ऐसे क्या ग्रज है, या रैपर बनने के लिए ग्रज होना ज़रूरी है, या क्या सीन है ये? उसामा की कॉल आई, उसामा ओसीएल, उसने मुझे कॉल की, कहता कि भाई ना हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिंडी के बारे में, तो व्हाट कुड बी अ बेटर पर्सन जो प्रोड्यूस करे पिंडी का सॉन्ग देन यू, जो ऑलरेडी अफिलिएटेड है पिंडी से। क्योंकि और आप मेरा ऑलरेडी नाम, पिंडी जासू भी बना चुके मैं हैं और वो ऑलरेडी बना चुके पिंडी हैं। जासो भी बना चुका था, उसके अलावा मेरा देसी भी जो सॉन्ग है वो कमेटी कमेटी मल्ले के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो शलवार कमीज पहन के जो है ना मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी अ सिंबल ऑफ पिंडी। पार्टियों इस टाइम मैं बहरीन में हूँ, और बहरीन के अंदर आने के बाद मेरा एक ऐसे शख्स से मिलना बहुत ज़रूरी था कि अगर मैं इस शख्स से मिले बगैर चला जाता तो मेरा बहरीन आना वसूल नहीं होता। और आप लोगों को मैं एक छोटा सा इंट्रो दूंगा और उसके बाद फिर उस बंदे को मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेके आऊँगा। आप लोगों ने शायद मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, व्लॉग के एंड में एक म्यूज़िक आता था, बहुत बहुत टाइम तक बहुत व्लॉग्स में मैंने यूज़ किया था, होरा। होरा मतलब मशहूर हो गया था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मतलब अटैच हो गया था होरा। और उसके बाद फिर एक म्यूज़िक आता था टर 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 इस तरह से ना, तो वो म्यूज़िक, फिर उसके बाद एक बीच में एक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसका नाम है दस मैं की प्यार विच खटिया, दस मैं की प्यार विचू कड्डिया, ठीक है वो वाला। तो उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो बहरीन में रहते हैं, और उनसे मिलने के लिए ख़ास जब मैं बहरीन आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट पे आएँ, लोगों को बताएं अपनी जर्नी के बारे में। हमारे साथ हैं नन अदर देन गौरी भाई। कैसे हैं? गौरी भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। और बिस्मिल्लाह करते ही साथ मैं आपसे ये पूछूंगा कि गौरी भाई, मेरा सब अपने जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं उनसे ये सबसे पहला सवाल होता है कि हु इज़ गौरी, हु इज़ उस्मान गौरी? उस्मान गौरी, आई थिंक आई वुड से आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव, प्रोबेबली ओके। आर्टिस्ट स्लैश क्रिएटिव इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में तकरीबन आई थिंक क्रिएटिविटी का मौका मिलता है, तो बस दैट्स व्हाई इट्स लाइक अ क्रिएटिव पर्सन। सही। गौरी भाई, कब से ये स्टार्ट हुआ? और चलें ये इस पे तो हम आते हैं कि कब से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले ये बताएं कि आपका, मुझे अभी आके यहाँ पे नाम पता चला था कि माशाल्लाह आपका नाम उस्मान गौरी है, राइट? गौरी है, तो गौरी, इसको ज़रा बताएं कि ये नाम कैसे पड़ा और क्या सिलसिला है? एक्चुअली इनिशियली मेरा नाम जो मैंने स्टेज नेम रखा था वो BCL ब्लेड के नाम से था Okay. मेरा, बैक इन द डेज जब मैं रैप करता था। आई स्टिल डू रैप करता हूँ, लेकिन बट इट्स लाइक राइटिंग करता रहता हूँ बस। तो उसके बाद मैंने स्टेज नेम अपना चेंज किया इन टर्म्स ऑफ कि भाई मैं ज़्यादा लोगों के साथ किस तरह मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, क्योंकि आई थिंक मेरा अपना नेम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कन्वे करना, क्योंकि BCL ब्लेड हर किसी को नहीं सूट करेगा, हर किसी को समझ भी नहीं लगा। हर कोई मेरे से पूछता है भाई BCL ब्लेड ही क्यों रखा है नाम? मेरा अगला सवाल यही था। हाँ, BCL ब्लेड ही क्यों रखा है, BCL का क्या मतलब है? तो वो हर किसी बंदे को एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि मैंने क्यों रखा। सही। दैट वाज लाइक इन कॉलेज डेज, मैंने जब रैप स्टार्ट किया था तो मेरा एक दोस्त होता था, उसने कहा कि बिना हमारा रैप नेम होना चाहिए, स्टेज नेम होना चाहिए, तो ब्ला 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 करके
तो लेटर ऑन मैंने चेंज कर लिया गौरी के नाम से, जो बेसिकली मेरा लास्ट नेम ऑलरेडी फैमिली नेम है। सही। मेरा कंप्लीट नेम है मोहम्मद उस्मान खान गौरी, सो वी आर लाइक गौरी पठान। माशाल्लाह। तो बस उसी को ही कैरी किया गौरी को, क्योंकि आई थिंक और कोई इस चीज़ को कैरी नहीं कर रहा था स्टेज नेम के लिहाज से, या कह लो मीडिया प्रेजेंस के लिहाज से। सही। तो मैंने कहा अपने नाम को, लास्ट नेम को कैरी करते हैं। उस्मान के नाम के काफ़ी होंगे, सही। गौरी नाम गौरी का- लेकिन यूनिक बिल्कुल उसके अंदर गौरी होता है। उसका यूनिक होगा, सही। प्लस लोग जानेंगे अच्छा म्यूजिक में गौरी कौन है, तो वो फिर जब नाम आएगा तो मेरा नाम आना चाहिए। सही, ज़बरदस्त। गौरी भाई, वाई म्यूज़िक? सुनता मैं रहता था, बहुत ज़्यादा सुनता था म्यूज़िक। मेरे अब्बू के पास एक बड़ी कलेक्शन होती थी कैसेट्स की, जिसमें ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अताउल्ला एंड ये इस तरह के लोगों की हमारे पास कैसेट्स की कलेक्शन है। और अब्बू सुबह सुबह या हयो या क़य्यूम लगा देते थे, तो वो चलता रहता था। इस तरह के कलाम वगैरह भी चलते रहते थे। तो कानों से मेरे गुजरा हुआ है। मैं किसी यानी म्यूज़िकल फैमिली के बैकग्राउंड से नहीं आया हुआ, मुझे कोई यानी कि जद्दी पुश्ती हमें कोई म्यूज़िक नहीं सीखा हुआ हमने, बट यस मैंने सुना हुआ बहुत है म्यूज़िक। मेरे भाई जो है उसने अपना सेटअप बिल्ड किया था, जिसके अंदर अपने बड़े बड़े स्पीकर्स बनाए थे उसने अपने यानी कि खुद से। तो उसके बाद भी हम यानी कि म्यूज़िक चलाते रहते थे, तो सुनते रहते थे। तो मैंने यानी कि ज़्यादा ये भी नहीं मैं कह सकता कि मैंने बड़ा इंटरनेशनल म्यूज़िक सुना हुआ है। मैंने लोकल म्यूज़िक, पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत सुना हुआ है। सही। एंड मोर लाइक ये नहीं होते, यानी आप पाकिस्तानी पॉप कह लो उस टाइम के, ये जुनैद जमशेद टाइप और अबरारुल हक टाइप और इस तरह के, आरिफ लोहार टाइप के, तो उस तरह के गाने मैंने सुने हुए हैं रादर देन। अभी भी मुझे कोई कहता है, कोई इंग्लिश सॉन्ग का नाम लेता है ना, इंग्लिश पॉप सॉन्ग जो बैक इन द डेज मशहूर था, तो मुझे नहीं समझ लगती कि अच्छा कौन से वाला गाना है। बट क्योंकि अब मैंने सुना है, अब जाके काफ़ी ज़्यादा सुन लिया म्यूज़िक, तो अब मुझे पता है अच्छा ये गाने बट बैक इन द डेज मुझे नहीं पता था। सही। तो इस तरह आई थिंक ट्रांजिशन करता गया, बट मेरा कोई स्पेसिफिक फोकस नहीं था कि मैंने म्यूज़िक ही में ही जाना है। सही। मैं अभी भी म्यूज़िक को एज अ क्या कह सकते हैं, इस्केप फ्रॉम रेगुलर लाइफ लेता हूँ, एज अ हॉबी कह लें। एज अ हॉबी लेता हूँ। मैं इसे ये नहीं लेता कि भाई मेरे लिए कोई जॉब है या कुछ है। मैं एक्चुअली मैं इसे जॉब लेता भी नहीं हूँ, कंसीडर भी नहीं करता हूँ। सही। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्ट फील्ड को एज अ जॉब लोगे ना, उसकी आर्टिस्टिक अप्रोच खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। क्योंकि उसके साथ कमर्शियल वैल्यू अटैच हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ को कमर्शियल कर दोगे तो वो एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं बॉक्स के अंदर फिट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। और इंसान का फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाती है चीज़, क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो बंदा जो है ना, जो भी क्या कहते हैं कमर्शियल वैल्यू के साथ उसको जब अटैच होगी, तो वो कहेंगे कि भाई ना अच्छा इसको इसी स्पेसिफिक, ये अभी चल रहा है, ये रेलेवेंट है, इसी के अंदर ही हमने करना है। तो वो एक ही नहीं कहते कि भाई छपड़ के डड्डू वाला हिसाब हो जाता है। ऐसा ही है। वो फिर वो छपड़ के डड्डू वाले बन जाते हैं। इसी वजह से म्यूज़िक के अंदर वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। सही। मैं वो नहीं करना चाहता अपने म्यूज़िक में। सही। अच्छा गौरी भाई, ये तो माशाल्लाह आपके म्यूज़िक से रिलेटेड बात हो गई, लेकिन ज़रा हम शुरू से शुरू करते हैं और हमें ये बताएं कि आप एक पिंडी बॉय हैं। पिंडी बॉय है, सख्त पिंडी बॉय है। सख्त पिंडी बॉय राजा जी। राजा जी। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मुझे कोई ऐसा बंदा यानी आज तक नहीं मिला कि जिससे मैं ये पूछूं कि व्हाट इज़ राजा जी, मतलब स्पेसिफिकली ये राजा जी की टर्म जो आई है पिंडी वालों के लिए, ये क्या है? और वो जो चले वो तो समझ आता है व्हील चुकसा और ये वाली, हाँ, तो ये क्या सिलसिला है? मुझे आप मिले भी पिंडी से रिलेटेड ही थे, मैं आपको ये बताऊँगा आगे। सही। राजा जी इज मोर लाइक जैसे लाहौर में एक बट साहब टर्म है। बिल्कुल ठीक है। कोई किसी भी उसको बट साहब चौधरी साहब, जैसे यहाँ पे अरब कंट्रीज में मोहम्मद बोल के बुलाते हैं। मोहम्मद बोल के एक कॉमन, किसी को अगर नहीं पता ना तो आप मोहम्मद बोल के बुला सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही। और लाहौर में बट साहब कह के या चौधरी साहब कह के, चौधरी हर किसी के लिए जो है ना, तो कराची में भैया बोलते हैं। तो वो वही सेम टर्मिनोलॉजी है पिंडी में। आपको अगर बंदे का पता नहीं पता ना, राजा जी के हाल है, तो इस तरह करके वो एक जनरल टर्म जाती है। प्लस अगर कोई बूढ़ा होगा तो उसे कहेंगे बाबा जी के कर रहे हो, तो
ये वाली टर्म है, टर्मिनोलॉजी है बेसिकली सारी की सारी सही यहाँ पे। सही, मतलब मोहब्बत का नाम एक तरीके जो अननोन बंदा है उसके लिए वो राजा हाँ, जी है। उसके लिए अब हर किसी को पता है कि बिना अगर कोई राजा जी बुला रहा है या बाबा जी बुला रहा है तो उसे पता है कि बिना मुझे एड्रेस करना चाह रहा है वो। सही। बस यही है। अच्छा क्या कहते हैं राजा जी, आप जो मुझे मिले थे ना वो किस तरह मिले कि मैं एक वीडियो बनाई थी ट्रेन की, ठीक है, अपना कराची के अंदर कैंट स्टेशन है उसकी, जाके मैं पहली दफ़ा मैंने जाके ट्रेन देखी थी, ऐसे तो मैंने उसका व्लॉग बनाया था। तो मुझे कोई टिपिकल बिल्कुल ऐसा गाना चाहिए था या ऐसा म्यूज़िक चाहिए था जिसके अंदर देसी टच हो, देसी टच। ठीक है। तो उसमें मैंने वो आपका सॉन्ग यूज़ किया था आपसे इजाज़त लेने के बाद, पिंडी जासो, ठीक है। पिंडी जासो के पीछे आपने उसके अंदर मुझे जो फील आई थी वो बड़ी देसी और बड़ी, यानी उसको ट्रेन के साथ जो वो जा रही थी ना जिस तरह से उसमें फील, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वो किस तरीके से, उसका क्या आइडिया था पिंडी जासो का और क्या क्या सिलसिला था, कैसे वो मतलब आपने उसको क्रिएट किया? पिंडी जासो वाज लाइक पिंडी जासो से पहले भी मैंने बेसिकली जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सॉर्ट ऑफ रिलेट किए हैं अपनी जगह से जहाँ पे मैं ग्रो अप किया हूँ। सही। नॉट जस्ट इसलिए क्योंकि मेरी अम्मा जी अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। उन्हें बड़ा यानी कि शौक़ था अपने इलाके को, जब भी वो देखती थी ना कि मैं अपनी म्यूज़िक के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ तो वो बड़ी खुश होती थी। सही। तो एक किस्म का वो भी उस चीज़ की भी खुशी मिलती थी कि भाई ये बड़ा अच्छा काम है। तो बट एट द सेम टाइम मेरा यही फोकस होता था कि भाई ना किसी तरीके से ना अपने इलाके को, अपने लोगों को दिखाया जाए। पिंडी जासो का फोकस यही था कि हम बेसिकली जो नई पिंडी कभी आए थे उन्हें दिखाएं कि भाई पिंडी है क्या। सही। विच इज़ इसी वजह से उसकी टर्म है पिंडी जासो। पिंडी जासो टर्म है जो ये बेसिकली वहाँ पे लारी वाले जो होते हैं ना वो बोलते हैं, वैगनों वाले हाई एस वाले, वो कहते हैं आ जाओ पिंडी जासो। जो बाहर अटक से जा रहे होते हैं ना तो उन्हें कहते हैं कि भाई पिंडी जासो, मतलब तुम्हें चढ़ाना है उस पर सवारी पे ना तुम्हें। तो इट्स लाइक अ वेलकमिंग फ्रेज लोगों के लिए कि भाई तुमने पिंडी देखना है तो आओ पिंडी जासो। सही। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने डिफरेंट उसी एरिया में, यानी कि जो मैं जिस इलाके में रहता हूँ, पुराना अंदरून पिंडी जहाँ पे मैं रहता था, क्या कहते हैं कमेटी महल्ले वाली साइड पे, डोखबे वाली साइड को दिखाया जहाँ मैं इर्द गिर्द घुमा हुआ हूँ। प्लस जो लोकल फ्रेजेस बोलते थे हम कॉमन, राजा जी के हाल है, वो सारा का सारा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया उसी सॉन्ग के अंदर। प्लस द साउंड जो उसके अंदर यूज़ हुई है वो शहनाई की यूज़ हुई है। पिंडी के अंदर ना आपको टैंच वाटे आप चले जो, खाना पुल चले जो, इन इलाकों में ना आपको वो बैंड वाले नज़र आते हैं जो शादी में जब ढोल वगैरह बजाते हैं, वो शहनाई बजाते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मुझे उससे आइडिया आया कि मुझे शहनाई भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है पिंडी, वो रिप्रेजेंट करती है पिंडी को, क्योंकि आप जब भी जाओगे ना पिंडी के अंदर हर जगह पे ऑलमोस्ट ये नजर आएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पुल के नीचे खड़े होते हो पीले कपड़ों में, नजर आ रहे होंगे, डांस करेंगे। वो उसके अंदर वीडियो के अंदर भी हो, वो बिल्कुल बंदों को इनकॉर्पोरेट किया हुआ। तो जो ड्रॉप है उसके अंदर वो भी शहनाई भी बज रही है। तो सॉर्ट ऑफ ऑडियो एलिमेंट्स भी उसके अंदर मैंने डाले हैं। वीडियो भी क्योंकि मैंने ही बनाई थी, मैं क्योंकि किसी और को नहीं कह सकता था कि पिंडी कैसे दिखाएं, क्योंकि जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ वो किसी और को तो नहीं ना देखना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी वजह से वीडियो भी फिर मैंने ही बनाई। तो सारा इनकॉर्पोरेट करके पूरा आइडिया बनाया और अपलोड किया। लोगों को बड़ा पसंद आया उस वक्त जब, यानी कि यूट्यूब इतना फेमस नहीं था और इतना चलता भी नहीं था उस वक्त भी। ऑलमोस्ट 800,000 व्यूज़ हो गए थे उसके। ज़बरदस्त। तो मतलब वो मेरे ख्याल से वो वाला टाइम था जिस टाइम यूट्यूब बैन था पाकिस्तान के अंदर, सॉर्ट ऑफ यस, बैन था। और वो यानी कभी खुलता था कभी नहीं खुलता था, वो उस वक्त का टाइम था। सही कि खुलता था नहीं खुलता था, शशो पंज में ही थे कि भाई ना चलेगा नहीं चलेगा। सही, वो वाला हिसाब था। गौरी भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है कि कुछ लोग होते हैं उनको अपने, वो तो ऐसा होता है कि सबको अपने शहर से प्यार होता है। जैसे मैं मक्का में पैदा हुआ हूँ तो मक्का जाके मुझे एक अलग ही एक उनसियत होती है, पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं कि जिनसे उस शहर वालों को बेइंतहा मोहब्बत होती है, ठीक है। पिंडी मैंने नोट किया है कि उन शहरों में से एक शहर ऐसा है कि पिंडी वालों को आप उनको बिज़ात
जो कहना है कह दो, लेकिन पिंडी को कुछ नहीं कहना, पिंडी को कुछ नहीं। पिंडी को कुछ नहीं कहना। तो इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या प्यार है पिंडी के अंदर, या ऐसा क्या प्यार है वहाँ के लोगों के अंदर कि वो उस शहर से ऐसी मोहब्बत होती है पिंडी वालों को? आई थिंक ये वाली मोहब्बत जो है ना हर किसी में। मैं कराची भी जब चक्कर लगाया था तो कराची वाले भी जो है ना अपने शहर से मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली ये वाली मोहब्बत हर किसी के अंदर है। आई थिंक पिंडी वालों में थोड़ी सी ज़्यादा है जी। बस ये थोड़ा सा है कि पिंडी वालों में थोड़ी ज़्यादा है। वो आई थिंक इस वजह से है कि मे बी हमारा जो पिंडी का जो कल्चर है ना वो मोहल्ले वाला बहुत ज़्यादा है, और हमारा मोहल्ला सिस्टम और ये ढोके बेसिकली होते। आपका कौन सा एरिया था? मैं ढोक खबे में रहता था। अच्छा, ढोक खबे में रहता था। और किस तरफ को करके? ये बेसिकली अंदरून पिंडी में ही सारा का सारा आता है। ढोक खबा राइट साइड पे आता है कमेटी मोहल्ला के, और दूसरी साइड पे कमेटी मोहल्ला जहाँ पे आता है। कमेटी मोहल्ला मेरी वालदा का एरिया बेसिकली। सही। तो कमेटी मोहल्ला से ये शेख रशीद भी है। बिल्कुल, तो जहाँ पे उनकी वो कोठी बनी हुई है, जहाँ पे कोठी बनी है, बिल्कुल सही, बनी है लाल हवेली जी। तो पहली साइड के ऊपर वो सारी की सारी गलियाँ हमने जो है ना पैदल घूमते फिरते रहते थे गर्मियों में। सही। तो वो प्लस वो भी बंदा जो है ना वो गलियों में घूमता फिरता रहता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को आई थिंक उसको हमने क्या कहते हैं इन्वॉल्व किया हुआ है इस तरह का कि हम बहुत ज़्यादा उसके साथ नहीं, शहर के साथ उनसियत हो जाती है जगह जगह से। जी। बेसिकली यानी अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह से कहूँ कि जो वहाँ के लोग हैं वो आपस में बड़ा कनेक्टेड है। आपस में कनेक्टेड जी, है। यानी जो मोहल्ला सिस्टम है कि जो बचपन में किसी के भी घर चले गए, जाके कहीं भी रोटी खा ली, कहीं पे भी जाके बच्चे सो गए, जानते हैं। हमारे मोहल्ले में ये ताए साहब होते थे, हाँ, और हाजी साबर साहब होते थे। तो वो मोहल्ले में खड़े हुए थे, इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो वो ऐसे बंदे हैं, वो जब खड़े हुए थे ना तो उन्होंने एक क्या कहते हैं दुकान किराए पे लेके रखी हुई थी, और उसके अंदर जो है ना अखबार लोगों के लिए, बड़े बूढ़े जो होते हैं ना उनके लिए ला के रखते थे कि भाई आके यहाँ पे वो अखबार रीडिंग करें, न्यूज़पेपर बैठक टाइप। हाँ, बैठक टाइप बन जाती थी। तो उसके साथ साथ वो नॉर्मली जो है ना मसले मसाइल भी पूछते थे कि भाई क्या क्या मसले मसाइल है। अगर वो सॉल्व करना चाहते वो खुद से करते, नहीं तो किसी बंदे को कन्वे कर देते थे जो वहाँ का पॉलिटिशियन है। बाद में वो खड़े हुए इलेक्शन में और वो भी जीते भी, और वो सब कुछ वो वाला भी था। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना, जैसे ये शेख रशीद वाला भी सेम हिसाब है। शेख रशीद साहब जो है ना ये क्या कहते हैं काम इसी तरह का ही करते हैं, यानी लोगों से बातें सुनते हैं और उसके बाद जो है ना कन्वे करते हैं अगर किसी को मसले मसाइल। तो आई थिंक इसी वजह से जो लोग हैं ना वेल कनेक्टेड है, और वेल कनेक्टेड होने की वजह से उन्हें लगता है कि भाई ना अच्छा हमारा सिस्टम है। तो वो जो है ना वो सिस्टम की वजह से जो है लोग शहर से भी प्यार करने लगे। वो जो अपनाइयत मिलती है हर एक शख्स से, और हर खुलूस जो मिलता है, बचपन से सारे साथ बड़े हुए हैं, तो इस वजह से वो जो कनेक्शन होता है वो शहर से भी आपको प्यार करवा देता है। ऐसे। और दूसरा मैंने एक और भी चीज़ आई थिंक नोटिस किया कि जो आप की बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे आई थिंक पिंडी में जो है ना इतना वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई ये हम कहते हैं कि भाई ये बंदा पेशावर से आया हुआ है तो ये इस तरह का है, ये लाहौर से आया हुआ है इस तरह का है। पिंडी में हर टाइप का बंदा आपको मिलेगा, सबको वेलकम है, सबको वेलकम है, और सब कोई मसला नहीं होता। मैंने कराची जब गया हूँ ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वहाँ पे आई डोंट नो पंजाबियों को डिफरेंट नज़र से देखते हैं, सराइकियों को डिफरेंट नज़र से देखते हैं, बलोचियों को डिफरेंट नज़र से देखते हैं। बलोच भाई इतने सारे हैं हमारे उसमें पिंडी में आए हुए होते हैं बलोची। मेरा दोस्त अपना बलोची एसएम रसूल बलोच दोस्त था। उसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त थे जो कोयटा से आए हुए थे पढ़ने के लिए, मेरे काम में जो करता था। तो कोई उस तरह का यानी कि भेदभाव नहीं है जैसे कह लो। हाँ, एक्सक्लूजन नहीं करते हम, कोई भेदभाव नहीं करते। शायद इस वजह से भी हमारा जो है ना वो बड़ा पॉजिटिव टाइप का एनवायरनमेंट है, और वो नहीं है कि भाई दोस्तों के लिए जान भी देने वाला हिसाब, यारों के यार। हाँ, तो वो वाला हिसाब है। गलती यानी कि अगर ऊंची आवाज़ करेंगे, वो नहीं कहते कि भाई प्यार से मांगो हुए तो जान भी दे देंगे, वो वाला वाकई में हिसाब पिंडी में है। सही। वो एक्चुअल में हिसाब पिंडी में है। लोग वाकई में जो है ना अगर जब दोस्त बनते हैं ना वहाँ पे, सही, तो वो आपके लिए जान वाकई में देंगे। सही। लेकिन जब गुस्से में आओगे ना तो जान लेंगे भी वो फिर जो है ना लेके जाते हैं फिर। सही सही। अच्छा, कराची से रिलेटेड आपने ये जो वाली बात की, ये वाली चीज़ मैंने फ़ील की थी, मतलब नेगेटिव वे में तो नहीं फ़ील की थी, लेकिन
जब मैं मरी गया था बैक इन 2016, तो वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा ये पता चला था, क्योंकि सऊदीया के अंदर या इवन यहाँ पे बहरीन में भी हमें ये नहीं पता चलता कि कौन पठान है, कौन बलोची है, कौन कहाँ का है। हम सब पाकिस्तानी होते हैं, और अरबों के लिए इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब हिंदी होते सारे हैं, हिंदी होते हैं, सारे हिंदी होते हैं। तो ये चीज़ मुझे पाकिस्तान जाके पहली दफ़ा पता चली थी कि जब मरी पहुँचे थे हम लोग, तो उन लोगों को फ़ौरन पता चल गया था कि हम कराची से हैं, ऐसी है। हमारी उर्दू से, और उससे ये पता चल गया था। तो मुझे तब ये हुआ था कि यार वाकई में ये तो कोई फ़र्क है, यानी ये कोई डिफरेंस है कि यहाँ पे ये मतलब कराची वालों को ये एकदम से पहचान रहे हैं और इस अच्छा, तरह से मज़े कर की रहे हैं। बात यह है कि मैं जब उर्दू बोलता हूँ, मेरी भी बड़ी साफ़ उर्दू है ना, तो मैं पिंडी में भी अगर उर्दू बोलता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप कराची से हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्हें उर्दू से लगता है कि भाई अगर थोड़ी सी साफ़ उर्दू बोल रहे हैं ना, जी। तो कराची से होंगे। तो सेम हिसाब है। मैं अम्मा ने जो है ना हमें पोटवारी सिखाई नहीं है, मतलब खुद तो बोल लेती वो उधर की पिंडी लैंग्वेज, जी। लेकिन अब मैं अगर बोलता हूँ तो मैं बड़ी गुलाबी पोटवारी बोलता हूँ, गुलाबी पंजाबी बोलता हूँ। समझ सब लगती है मुझे, सराइकी समझ लगती है मुझे, पोटवारी समझ लगती है सही। मुझे, क्या कहते हैं, पंजाबी सही समझ लगती है, थोड़ी बोल भी लेता हूँ, लेकिन क्योंकि सिखाई हमें सिर्फ उर्दू है, तो इस वजह से आई थिंक ओवरऑल जो है वो उर्दू ही आई है। तो जब भी मैं बोलता हूँ, जो आपको मैं बता रहा कि भाई जो भी बोलता हूँ तो लोग यही समझते हैं। यहाँ भी इवन अगर कोई पाकिस्तानी मुझसे पूछेगा तो वो अक्सर पूछते हैं कराची से हो? मैंने कहा नहीं। तो ये है एसोसिएट हुआ है कि अगर कोई थोड़ी सी क्लीन उर्दू बोल रहा है ना, तो वो कराची से वो होगा। कराची से। सही। राजा जी, हम अभी आते हैं पिंडी के राजा जी पे, जो कि हैं शेख रशीद साहब। उनके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पर्सनल उसके बारे में पता करना चाहूँगा कि आपने कहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा, और बहरीन कब आए, आपकी ये जो प्रोफेशनल लाइफ है ये किस तरीके से स्टार्ट हुई, ये इसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। मैं एक्चुअल में बोर्न हूँ खानेवाल। ओके। इवन दो हम यहाँ पे पिंडी में रहते थे, तो खानेवाल मैंने जो है ना ज़िंदगी के काफ़ी आई थिंक 10 से 15 साल गुजारे हैं। माशाल्लाह। खानेवाल मुल्तान के करीब एक इलाका है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें मैं भी गया नहीं हूँ, अक्सर मैंने बस बोर्ड्स देखे हैं वो लोगों को रेफर करने के लिए ना हमें बताना पड़ता है कि मुल्तान के करीब पास, एक सही। जगह है। तो वहाँ हम रहते थे। मेरा यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने वही बताया ना, मैं कोई जद्दी पुश्ती, हम कोई अमीर लोग नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। और मेरा जो स्कूल था तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर था हमारे घर से, तो हम पैदल जाते थे, साइकिल भी नहीं थी। और मुल्तान में आपको जिसको पता है ना, उसको पता है कि खानेवाल में गर्मी कितनी पड़ती है। वहाँ पे जब गर्मी पड़ती है ना तो 50 डिग्री अप जाता है, और जब 50 डिग्री अप जाता है उस गर्मी में हम बाहर क्रिकेट खेलते थे, और मेरे नाक से खून निकल रहा होता था, मैं फिर भी क्रिकेट खेल रहा था। ओके। तो वो वाला हिसाब था। तो उसके बाद फैमिली सारी की सारी शिफ्ट होगी अल्टीमेटली पिंडी में ही सारे आ गए। मेरी स्टडीज़ का भी यही था कि मैं 8th क्लास के ऑनवर्ड जो है ना यहाँ पे आ गया। 9th-10th मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल में इधर था, पिंडी के गवर्नमेंट स्कूल में, डीएवी स्कूल में था, बहुत फेमस स्कूल है, काफ़ी लोगों को पता भी है, जो पिंडी में पढ़ने वाले हैं ना उनको पता है। ये डीएवी स्कूल का गॉर्डन कॉलेज का पता है, तो हर किसी को पता है। वो भी मेरा स्कूल ऐसा था कि भाई हमारे घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर। इस कॉलेज और स्कूल का अगर कोई है तो कमेंट करके बताना। काफ़ी सारे लोग होंगे, काफ़ी सारे आपको गॉर्डन कॉलेज के ना आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, इवन पॉलिटिशियंस भी मिल जाएंगे। ओके। जो वहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं, तो बड़ा उधर का सीन है। मतलब बड़ी क्वालिटी एजुकेशन आप क्या लें? आपको स्ट्रीट स्मार्ट बना देती है, आपको वो वाला बंदा बना देती है। तो ऐसा है, चलता पुर्जा, मतलब कि आप कहीं पे भी फिट हो जाते हैं, कभी भी फिट हो जाते हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं, तो वो वाला हिसाब है। तो वही डीएवी से मैंने मैट्रिकुलेशन की। उसके बाद क्या कहते हैं, इवन तो मुझे बड़ी अच्छी, क्या कहते हैं, बायो में मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मुझे क्योंकि पसंद नहीं था, यानी मैं खून देखूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। सही। तो मेरे उसने टीचर ने मुझे रेफ़र किया कि भाई ना तू मेडिकल में जा, मेडिसिन में जा। और ये मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं कार्ड कूट नहीं कर सकता। तो उस वजह से मैंने इंजीनियरिंग वाली फील्ड की, इंजीनियरिंग वाली फील्ड में आया। उसके बाद क्या कहते हैं, कंप्यूटर वाली फील्ड में आ गया। और अब अल्टीमेटली मेरी जो जॉब है वो डेवलपमेंट की जॉब है, मैं मोबाइल डेवलपर हूँ। माशाल्लाह।
तो साथ साथ यानी कि क्रिएटिव काम एक तरीके से हम अगर ये कहें तो गलत ना हो शायद कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सही सही। तो कब आप आए बहरीन? मैं बहरीन आ गया था 2016 में, ओके, तो अभी ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए। 8 साल हो गए तकरीबन। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो हम ज़रा उस सवाल पे भी जाएंगे, राजा जी वाले सवाल पे, लेकिन उससे पहले आपके करियर से रिलेटेड थोड़ी सी मैं बात करूंगा, म्यूज़िक से रिलेटेड, जिसने हमें दोस्त बनाया, ऐसी जिसने हमें भाई बनाया। माशाल्लाह ये हमारी पहली मुलाकात है, मतलब बहरीन के अंदर। ये अभी तो खैर राजा जी से मैं दूसरी दफ़ा मिल रहा हूँ, लेकिन पहले जब मैं मिला मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं इनसे पहली दफ़ा मिला हूँ। और हमारी बात होती है, डिस्कशंस होती हैं। एक दफ़ा मैंने आपको ही बोला था कि मेरे उस पर वो बनाइएगा, कि मेरा एक म्यूज़िक भी बना दीजिएगा। मेरी अभी भी वही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सिग्नेचर जो वो है मैं बताऊँगा पार्टियों में, उससे रिलेटेड मुझे कोई एक म्यूज़िक बना के ज़रूर दीजिएगा। सही है। म्यूज़िक बनाने से और उससे रिलेटेड मुझे ये जहन में आया कि आपकी जो टोपी पे भी लिखा हुआ है और आपके उसमें हर उसमें ड्रॉप में एक ये होता है सुनो, सुनो, ये कहाँ से आया और ये क्या है? सुनो इट्स लाइक जब मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया ना, तो मैंने देखा कि भाई हर म्यूज़िक प्रोड्यूसर का पहचान होती है जी। इवन दो आई नो मेरी अपनी पहचान भी बन चुकी है, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता था कि भाई मेरी ऑडियो के अंदर भी पहचान होनी चाहिए। सही। तो ऑडियो के अंदर पहचान मैंने इसी तरह कुछ लोग अपना नाम बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूस बाय दिस एंड प्रोड्यूस बाय दैट, वो बड़ा ट्रेडिशनल हो जाता है। वॉरी ऑन द बीट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो बड़ा अजीब सा होता। मेरे लिए यह है कि हर बीट को अल्टीमेटली म्यूज़िक को, मौसीकी को आप सुन नहीं रहे हो ना, तो मेरा ये बेसिकली सिग्नेचर है, सुनो। सुनो के बाद आप बेसिकली जो भी आएगा काम आएगा वो ड्रॉप ही आएगी, या कोई भी म्यूज़िक आएगा वो अच्छा ही म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। सही। तो जब अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, उससे मैंने जो है ना ये सुनो स्टार्ट किया। बेसिकली सुनो एक किस्म का मेरी सिग्नेचर साउंड बन गया, मेरी पहचान बन गया। तो ओवर द टाइम मैंने उसी आइडिया को फ्लरिश करना शुरू कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह ही सुनो म्यूज़िक के अंडर मैंने काफ़ी कैंपेन्स भी की, जैसे साइफर्स वगैरह करवाए हमने पाकिस्तान में, रैप बैटल्स करवाई हैं पाकिस्तान में उसी तरह, और ऑनलाइन ड्रॉप ओवर्स कंपटीशन रखे जिसमें काफ़ी ऐसे रैपर्स इंट्रोड्यूस हुए जो आज लोग जानते हैं। अभी पाकिस्तानी हिप हॉप में काफ़ी पाकिस्तानी हिप हॉप ग्रो कर चुका है, और पाकिस्तानी हिप हॉप में जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं सुनो म्यूज़िक और सुनो म्यूज़िक से अफिलिएट हुए हैं। सही। वो जानते हैं, अगर नहीं भी अफिलिएट हुए हैं वो जानते ज़रूर हैं सुनो म्यूज़िक का नाम और गौरी का नाम। सही सही। क्योंकि ये वन ऑफ द पायनियर कह लें हम, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। नॉट जस्ट मैं अपने आप को, ये बड़ा बोल होता है कि भाई अपने आप को कहना कि हम पायनियर्स हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो कहते हैं ना कि कल्चर बिल्ड करने में हमने भी वो ईंटें लगाई हुई हैं। ईंटें लगाई हुई हैं, तो वो ईंटें लगाने की वजह से जो है ना लोग जानते हैं। सही। अच्छा, आपका एक सॉन्ग है जो कि जिसे कह लो ना, मेरे ख्याल से ये पिंडी की ही टर्म है जिसने अन्नी पाई थी, अन्नी पा दी थी। ठीक है, 10 मैं की प्यार विच कटिया, 10 मैं की प्यार विच। वो उसका बैकग्राउंड बताया मुझे, और वो मेरे ख्याल से रिलीज़ होने के काफ़ी टाइम के बाद वायरल हुआ था, काफ़ी ऐसे बाद वायरल हुआ था। और मैंने भी उसको अपनी वीडियोस में यूज़ किया है। उसको अपना एक दफ़ा मैंने एक व्लॉग में यूज़ किया था, जब मैं अपना जो आउटफिट है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, यानी अपना आपको व्लॉग के अंदर जब मैं वो कर रहा था कि मैंने आज कपड़ों में क्या पहना है, तो मैंने उसमें वो शुरू का पूरा पार्ट यूज़ किया था जब वो हो से स्टार्ट होता है, और बड़ा ज़बरदस्त वो था। तो वो किस तरीके से आपने बनाया, क्या किया, और वो एकदम से वायरल कैसे हुआ? मोस्ट जितने भी ये मैंने रिमिक्सेस वगैरह बनाए हैं, ये मेरे अपने सुनने के लिए होते थे। ओके। बेसिकली मैं बनाता कोई भी सॉन्ग हो ना, अगर उसका रिमिक्स बनाता हूँ तो वो होता है कि मैं ऑफिस से जब घर या घर से ऑफिस जा रहा हूँ, तो अगर कोई मैं सॉन्ग सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इसे अपने, मैं विजुलाइज करता हूँ कि इसे अपने उसमें अगर मैं करूँगा तो कैसे सुनाई देगा। तो वो मैं कुछ डेमो बना के रख लेता हूँ। तो वन ऑफ द डेमोज इज़, यानी कि ये अभी कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट नहीं था, ये डेमो था जो मैंने बनाया था, और मैं सिर्फ गाड़ी के ऊपर सुनता था। तो उन दिनों मैंने कहा कि भाई ना चलो ठीक है अपलोड कर देते हैं ऐसे यूट्यूब के ऊपर ना, पड़ा हुआ तो है ऐसे ही। तो मैंने अपलोड कर दिया। तो शुरू में लोगों ने वही है सुना है, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया है। बाद में पता चला कि भाई ना
ये रणबीर कपूर जो है टिकटॉक बना रहा है, उसके ऊपर ये वो क्या दीपिका पादुकोण बना रही है टिकटॉक, बहुत ही यानी इंडियन आर्टिस्ट जो है और सेलिब्रिटीज़ हैं वो बनाई जा रही हैं। उसके साथ ऐसे जो है ना एक किस्म का 2019 के एंड में जो है ना वायरल हुआ है वो अनेवा, कि बस पता नहीं चला कि भाई क्या हुआ। उसके बाद लोगों ने भी अप्रोच करना शुरू कर दिया है, सोनी म्यूज़िक की तरफ से मुझे ईमेल्स आ रही हैं और डिफरेंट जो ये रिकॉर्ड लेबल हैं वो अप्रोच कर रहे हैं कि भाई ना ये गाना हमने वो करना है। अब मेरे पास क्योंकि राइट्स नहीं थे इस गाने के, बट एट द सेम टाइम मैंने परमिशंस ली हुई थी जो इनकी फैमिली है, यमला जट जी की फैमिली है, उनके जो पोते हैं ना विजय यमला, उनसे मैंने पूछा था कि भैया मैं क्या रिलीज़ कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। तो सब कुछ मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें करना ना। और एथिकल भी है। एथिकल भी है, बट काफ़ी लोग ये एथिकली करते नहीं है, बट हमें करना पड़ता है। इसी वजह से मैं अगर यानी कि अगर कोई सॉन्ग अपलोड करूँ और काफ़ी ज़्यादा मैं सॉन्ग अपलोड नहीं करता रिमिक्सेस, इसी चक्कर में अभी भी मेरे पास बहुत सारे रिमिक्सेस पड़े हैं। मेरे पास क्या कहते हैं नूर जहाँ के रिमिक्सेस पड़े हैं, मेरे पास नुसरत फ़तेह अली खान के रिमिक्सेस पड़े हैं जो मैं खुद से बनाता हूँ और खुद ही सुनता रहता हूँ, खुद को ही सुनाता रहता हूँ। सही। तो अपलोड नहीं करता क्योंकि वही है कि आपको वो कॉपीराइट लेने में और वो बहुत ख्वारी होती है, वो थोड़ा सा एक बड़ा मसला है। बट यस वो जो 10 मैगी प्यार वेचो खटिया वो जब देखा मैंने कि भाई ना, और मैंने भी नहीं बेसिकली देखा, मैं तो उधर तुर्की में था, तो दोस्त मुझे जो है ना धड़ाधड़ वो जो है टिकटॉक भेजी जा रहा है कि भाई ना ये देख तेरा सॉन्ग जो है ना ये तो उसने रणवीर कपूर ने अपलोड कर दिया, इसके ऊपर गाना ये फलक शबीर जो है वो भी सिंगर वो भी उसके ऊपर बना रहा है, और पता नहीं कोई वो जैकी श्रॉफ का बेटा था, तो मुझे नाम भी नहीं याद, टाइगर श्रॉफ। हाँ, तो उसने भी अपनी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम रील बनाई है, पता नहीं क्या क्या सब कुछ हुआ था उसके अचानक ही सही। तो मुझे भी नहीं समझ लगी, लेकिन वही बात है अपने म्यूज़िक पे यकीन होता है ना कि ठीक है अच्छा म्यूज़िक जो है ना वो अल्टीमेटली पहुंच जाता है कहीं ना कहीं, टाइम लगता है। अभी भी मैं अपने म्यूज़िक पे मुझे यकीन है कि जो नहीं भी लोगों ने सुना हुआ वो पहुंच जाएगा अल्टीमेटली, लोग सुन लेंगे अगर सुनने वाले यानी कि कान हुए, ज़ौक़ रखते हुए, हाँ ज़ौक़ रखते हुए, तो वो पहुंच जाएगा अल्टीमेटली। इट्स जस्ट मैटर ऑफ राइट टाइम। सही। गौरी भाई, रैप की अगर हम बात करें तो देसी रैप में सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से जो आता है वो बोहेमिया का आता है। बोहेमिया, ठीक है, बोहेमिया के बारे में आपका क्या वो है, और इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल भी ये पूछूंगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है म्यूज़िक और इससे रिलेटेड। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली रैप में, लेकिन म्यूज़िक में ओवरऑल के कौन वो है इंस्पिरेशन आपकी? म्यूज़िक में मैंने एक्चुअल जो म्यूज़िक कह सकते हैं ना कि मैंने बनाना शुरू किया, पहले मैं वही बताया ना कि मैं सुनता बहुत था और म्यूज़िकली मैं सुनने बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स भी सुने हुए, लेकिन रैप की तरफ मैं कब आया और जब जिससे मैंने बेसिकली पुश मिला कि मैं भी म्यूज़िक बनाऊं, मैं भी रैप करूं, मैं भी म्यूज़िक बनाऊं, वो था एमएनएम को मैंने डिस्कवर किया जब मैं स्कूल के दिनों में था। तो मेरे दोस्त ने मुझे सीडी पकड़ाई कि भाई ना ये जो है ना चेक कर ये आर्टिस्ट है, और ये वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया जब मैंने उसका गाना सुना ना कि भाई ये बंदा लिरिक्स परफॉर्म कर रहा है और लिरिक्स ऐसे परफॉर्म कर रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो एक्सप्रेशन मेरे लिए, क्योंकि आई डोंट नो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने आप को ना, क्या कह सकते हैं इमोशनली मैं बहुत कम एक्सप्रेसिव हूँ। तो मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा ये सारा का सारा कि अपने आर्ट के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकेंगे। आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम वो ऑन बीट चल रहा है बंदा, म्यूजिकली भी अच्छा साउंड कर रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, मैंने दूसरे आर्टिस्ट एक्सप्लोर किए उस वक्त के कि भाई कौन कौन चल रहा है। दोस्त ने मुझे कुछ टूपाक की सीडीज दे दी, कुछ इधर उधर और आर्टिस्ट दे दिए कि भाई ये भी चेक कर, यूके भंगड़ा सुनाया। यूके भंगड़ा मैं पहले सुन रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई यूके भंगड़ा भी एक्चुअली रैप ही है। तो अल्टीमेटली हम रैप ही सुन रहे थे पहले भी। ये जे शॉन का एक गाना था मैं ता तेरे नाल नचना, वो हर किसी ने सुना हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो भी एक्चुअली में रैप ही था। ट्रू। बट एट द सेम टाइम जैसे आपने बात की कि बोहेमिया का भी मैंने यानी कि जब काम सुना, वो
काली डिनाली और काली दिनाली से पहले का मैंने काम सुना है एक्चुअली। Okay. मैं उनका पहला एल्बम आया था विच परदेसा दे, ओके उसमें टाइटल ट्रैक था विच परदेसा दे, तो वो मैंने सुना हुआ है। वो मेरे पास सीडी में आया था जब, यानी कि एज अ मिक्स आया था। बेसिकली फ्रिक्शन सीडी थी, बॉबी फ्रिक्शन बीबीसी का एक डीजे, तो उसने अपनी सीडी में जो है ना ये इंक्लूड किया था। तो उस वक्त मैंने ये पंजाबी रैप ये भी सुना था, बट एट द सेम टाइम उससे पहले भी मैं यानी कि सुन चुका था पंजाबी रैप, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अच्छा ये पंजाबी रैप है। उससे पहले एक सॉन्ग आया था मैन ऑन फायर के नाम से, यानी बोहिमिया से पहले भी एक मैंने सुन चुका हूँ रैप जो पंजाबी रैप था, मैन ऑन फायर। मैन ऑन फायर में जो है ना वो बंदा लल्ला लल्ला लोरी को जो है ना रैप के अंदर कन्वर्ट किया उसने, तो वो भी मैंने सुना हुआ है। बट लेटर ऑन, अब जब मैं बार बार ये सुनता रहा हूँ, सारा का सारा क्या कहते हैं जर्नी मेरी म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइन होती रही है, तो तब मुझे यानी कि मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा सा जो है ना ट्राई करते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो उसमें मैंने लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया, अब मैं इंटरनेट की बीट्स के ऊपर या लोगों के ऊपर, जो लोगों के सॉन्ग थे जैसे एमएनएम के सॉन्ग हो गए या बोहिमिया के सॉन्ग हो गए, बोहिमिया का सॉन्ग था ये काली दिनाली, वो मैं जो ना मिमिक करना शुरू कर दिया डिफरेंट बीट्स के ऊपर, डिफरेंट टेम्पो की बीट्स के ऊपर। उससे मुझे क्या हुआ, मुझे प्रैक्टिस होना शुरू होगी कि मैं किस तरह बीट कैच कर सकता हूँ। फिर मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। अब वो लिख के मैंने जब पहला गाना बनाया, मेरा एक गाना था लीन बैक का रीमिक्स। लीन बैक टेरर स्क्वाड है, अमेरिकन क्या कहते हैं क्रू, उसका जो है ना इंस्ट्रूमेंटल हमने उठाया, उसके ऊपर जो है ना अपनी लिरिक्स परफॉर्म की और हमने गाना रिलीज़ कर दिया विदाउट देखे कुछ भी कि भाई क्या होगा। हमें किसी ने कोई बताया नहीं, कोई फीडबैक नहीं दिया, हमने बस डाल दिया। तो अच्छे व्यूज़ आ गए, थोड़े से 4-5 हज़ार व्यूज़ आ गए, हम बड़े खुश हो गए। उस टाइम तो लाखों में होते थे ये 4-5 हज़ार। ये कब की बात है ये 2009 की बात है, 2009-2010 आई थिंक। सही 2009 जब ये माई स्पेस ऑर्किड वगैरह होते थे, तो माई स्पेस ऑर्किड टाइम के दौर में जो है ना ये क्या कहते हैं हमने रिलीज़ किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके एक्सप्लोर किया, अच्छा यहाँ पे लोग जो हैं दूसरे भी रैपर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया कि भाई क्या क्या होता है। बाद में जाके पता चला अच्छा इस तरह करके काम करते हैं। हमने तो धड़ल्ले में ही जो है ना गाना बनाया और बस अपलोड कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है गाने लिखे। फिर आउट ऑफ नेसेसिटी मुझे जो है अल्टीमेटली म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी बनना पड़ा, क्योंकि मैं जो म्यूज़िक यानी कि कान में सुन रहा हूँ, जो अपने दिमाग में सुन रहा हूँ, वही बात है कि भाई कोई दूसरा तो नहीं ना बना सकेगा, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा काम। तो जो मैं लिखता था, रैप करता था, तो रैप के लिए अपनी मुझे खुद से बीट्स बनानी पड़ती थी। तो उस वक्त वो भी दौर था कि भाई आपको इंटरनेट के ऊपर ऐसा मटेरियल नहीं मिलता था कि भाई ना जिससे आपको पता चल जाए अच्छा ऐसे म्यूज़िक ऐसे बनाते हैं, स्केल्स ऐसे होते हैं और ये सब कुछ ऐसे। यूट्यूब एक तरीके से एकेडमी नहीं था उस टाइम। अभी तो बहुत ज़्यादा एकेडमी बना, अभी तो हर कोई आपको जो है ना म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी बन गया है, बट उस टाइम के अंदर नहीं था। अब तो एआई से ही आप कितनी ज़बरदस्त बीट बना लेते हो और सारा कुछ कर लेते हो। एआई से आप म्यूज़िकली आपको इतना कुछ पता ना हो, बट आप सब कुछ कर सकते हो। बट उस टाइम के ऊपर आप ना कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह होते थे, आप खुद ही जो है ना टच करके जो है कीबोर्ड के ऊपर टच करके कोई ना कोई ट्यून बना रहे हो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वो बस उसके ऊपर गाने ही बना देते हो। सही। तो हमने गाना बनाया, पहला गाना रिलीज़ किया जो मैंने अपनी बीट के ऊपर बनाया था, देसी के नाम से। देसी का गाना बनाया। देसी भी रिवॉल्व्स अराउंड कि भाई हम कैसे देसी लोग हैं और हम कैसे पिंडी के अंदर कैसे हैं लोग, और उसकी एक लाइन थी कि आई डोंट रिप्रेजेंट वेस्ट कोस्ट, आई पुट ऑन फॉर माई लैंड। मैं वेस्ट कोस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं अपनी लैंड को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उस वक्त शुरू में मैंने यानी कि इंग्लिश रैप किया। फिर उसके बाद मेरा सेकंड ट्रैक मैंने 2011 में एक और गाना बनाया 2010-2011 में, ले इट डाउन के नाम से, उसमें मेरा उर्दू रैप है। तो मैंने शिफ्ट करता रहा बैक एंड फोर्थ ना, उर्दू इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादा फोकस रखा मैंने उर्दू के अंदर ही, क्योंकि मेरे लिए नेचुरली वो आ रहा था। इवन दो मैं सुन रहा था इंग्लिश रैप, कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा करा, बट मैं अपने उसके अंदर लोकलाइज करना चाहता। सही। तो इस तरह सारी ये म्यूज़िकल जर्नी में ही चली। सही। बाकी इंस्पिरेशन तो आपने मुझे ये बताया, लेकिन इसके अलावा जैसे कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं रैप के अलावा या रिमिक्स के अलावा? कौन सा ऐसा है कि जब सुकून माहौल में बैठे हुए हों तो वो कौन सा म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं?
सुकून माहौल में मैं अगर बैठा हूँ तो मेरे लिए आई थिंक आजकल तो मैं बड़ा लोफाई म्यूज़िक जो है ना, यानी वो नहीं होते ये लोफाई रेडियो टाइप म्यूज़िक जो चला रहे होते हैं, तो बस चला के जो है ना रैंडमली, या कोई पियानो म्यूज़िक होगा ना तो वो मैं चला के सुनता रहूँगा। इसमें कोई यानी कि स्पेसिफिक बीट नहीं होगी, सिर्फ पियानो बज रहा होगा, सही, तो वो वाला म्यूज़िक सुन लेता हूँ। बट अगर आप कहते हो कि भाई ओवरऑल मैं किस तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, तो अब मेरा म्यूज़िक बहुत डाइवर्स हो गया। वही बात है कि जितना आप म्यूज़िक सुनते रहते हो ना, जिस टाइप का म्यूज़िक सुनते रहते हो, जिस जॉनरा का म्यूज़िक सुनते रहते हो, वो आपको इन्फ्लुएंस भी करता है। ये हर आर्ट में है, ऐसे ही है, हर आर्ट के अंदर यही है कि आप जब डिफरेंट चीज़ें देखते रहते हो तो उसके फ्लेवर थोड़ा थोड़ा आपके उसमें आता रहता है। आपके म्यूज़िक में भी जो है ना उसकी झलक ज़रा दिखाई देना शुरू होती है। तो वही है मेरा भी। मैंने ब्राज़ीलियन फंक म्यूज़िक जो है वो बड़ा सुना। मैंने जब मैं जर्मनी गया तो वहाँ पे ये चल रहा था, क्या कहते हैं, फंक चल रहा था, प्लस क्या कहते हैं, स्लैप हाउस चल रहा था। तो स्लैप हाउस मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अभी भी जो भी मेरा म्यूज़िक है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके एलिमेंट नज़र आएंगे, वो जो है ना मैं कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ अननोइंगली, उसके अंदर जो है ना उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने वो सुन लिया। और वो भी आपको भी बाद में जाके पता चलता होगा कि यार ये मैंने इसके अंदर फ्लेवर आ गया, कुछ ना कुछ पंगा जो है ना कर दिया इसके अंदर, वो वही वाला हिसाब है। ऐसे ही है। सही सही। अच्छा, पिंडी पे ही दोबारा ज़रा वापस आते हैं। पिंडी से रिलेटेड अभी पिछले दिनों मैंने आपको कांग्रेट्स भी किया था और वो भी किया था, मुझे बड़े पसंद आए थे वो गाने भी, और प्लस ये कि बड़ा उस पर अच्छे व्यूज़ आए थे। पिंडी आए, पिंडी है, तो उसके क्या सिलसिला है, किस तरीके से हुआ, उस वो आपने प्रोड्यूस किया था? मैंने पिंडी आए, और उसके मेरे ख्याल से 2.0 भी आया है, राइट? पिंडी 2.0, पिंडी आए 2.0, तो वो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। पिंडी हमने स्टार्ट किया, इट्स टाइमलाइन बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी जैसे ही मेरा ये 10 मैग प्यार विचो खटिया वायरल हुआ 2019 में, उसके बाद उसामा की कॉल आई, उसामा OCL, उसने मुझे कॉल की, कहता कि भाई ना हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिंडी के बारे में, तो व्हाट कुड बी अ बेटर पर्सन जो प्रोड्यूस करे पिंडी का सॉन्ग देन यू, जो ऑलरेडी एफिलिएटेड है पिंडी से। और आप ऑलरेडी पिंडी जासू भी बना चुके हैं? मैं ऑलरेडी पिंडी जासू भी बना चुका था। उसके अलावा मेरा देसी भी जो सॉन्ग है वो कमेटी मल्ले के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो शलवार कमीज पहन के जो है ना मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई वाज ऑलरेडी अ सिंबल ऑफ पिंडी। यू आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग पिंडी? ऑलरेडी रिप्रेजेंट करा पिंडी। तो कुछ लोग और भी थे उसमें, रैपर्स थे जो यानी कि आके वो रिप्रेजेंट करना चाहते। उस वक्त मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करा था, तो मैंने कहा ओके डेफिनेटली अगर पिंडी के लिए कोई काम हो रहा है तो मैं भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहूँगा। हाजिर हैं जनाब। तो बस वही है, म्यूज़िक प्रोडक्शन की प्रोडक्ट बनाई हमने, गाना बनाया, अपलोड किया, लोगों को बड़ा पसंद आया। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई गाना चलेगा नहीं चलेगा, हमारा सिर्फ ये था कि भाई ना गाना हम बनाते हैं, गाना पसंद आया ना आया, वही जैसे पिंडी जासो वाला हिसाब है कि अपने शहर के लिए गाना बना दिया, गाना पसंद अपना काम कर दिया, बाकी जो आगे होगा वो होगा। ऐसे ही है। तो उस वक्त वही था, वो यानी कि 2019 के एंड में 10 मैगी प्यार विचो खटिया वायरल हो रहा था। 2020 के स्टार्ट में यानी विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो है ना हमने, हाँ 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स हमने पिंडी भी रिलीज़ कर दिया। तो वो जो हाइप आ रही थी ना वो 10 मैगी प्यार विचो खटिया वाली, वो पोर इन करना शुरू कर दी। जो मेरी ऑडियंस भी थी आ रही थी वो भी उसमें पिंडी वाली में भी, प्लस काफ़ी ज़्यादा लोग जो ऑलरेडी हमारे इन्वॉल्व थे उसके अंदर, तो उन्होंने भी शेयर किया। तो इस तरह जो है ना उसका एक्सपोजर एकदम से बढ़ा है और हर किसी के पास चला गया। जो नॉन पिंडी वाले भी लोग हैं उनको भी पिंडी का पता था। मैंने कराची में लोग देखे हैं जो मुझे वीडियो भेज रहे हैं कि गाना चला के कि भाई पिंडी है कर रहे हैं। फिर लाहौर में गया हूँ, लाहौर में रक्शे वाला जो है गाना चला रहा था ये, और मैं उसे कह नहीं सकता कि भाई मैंने गाना प्रोड्यूस किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम दिल में खुशी होती है कि बिना अच्छा है ये गाना, बड़ा इतना ज़्यादा अवामी हुआ है कि हर कोई जो है ना इसको जानता है। सही, ज़बरदस्त। राजा जी, पिंडी के राजा जी, पिंडी के राजा जी शेख रशीद साहब के बारे में बताएं, आपकी उनसे मुलाकात हुई है या मेरी अभी तक नहीं हुई? मेरी नहीं मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात होनी थी अगर मैं पाकिस्तान में होता इस वक्त जब हम पिंडिया 2 की शूट कर रहे थे। उसमें वो पिंडिया 2 में फीचर हुए, राइट? पिंडिया 2 में फीचर हुए मैं, मेरी मुलाकात होती, लेकिन जो वो उधर बॉयज़ थे उन्होंने बताया कि भाई ना गाना उन्हें सुनाया ना, मेरा पिंडी जासो भी सुनाया,
तो उन्हें ऑलरेडी पता था इस गाने का, क्योंकि पिंडी जासो के अंदर हमने शेख रशीद साहब की आवाज़ मिमिक करवाई हुई है। क्योंकि मेरा आइडिया एक्चुअल में यही था कि शेख रशीद साहब आइकॉनिक हैं पिंडी के लिए, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उसको भी इन्वॉल्व करना है, यानी कुछ डायलॉग्स जो हैं वो होने चाहिए। मेरा मेन आइडिया यही था कि शेख रशीद साहब से वो करवाएं, डायलॉग्स करवाएं, बट क्योंकि मेरे पास उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे और टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैंने उसी टाइम में, जिस टाइम में मैं यानी कि गाना प्रोड्यूस करके आ रहा था, और मैं यहाँ बहरीन भी शिफ्ट हो रहा था, तो बस उसी टाइम में मैंने यानी कि वीडियो शूट करके और सब कुछ करके रैप अप करके मैं पिंडी आ गया था 2016 में इधर बहरीन में। तो वो नहीं कर पाए, बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई उन्हें पता है उस गाने का, पिंडी जासो का, और उन्होंने बताया कि भाई हाँ एक और बच्चे ने भी जो है ना ये गाना किया हुआ है। तो उन्होंने बताया हाँ वो हमारे क्रू में ही होता है, इसी ने जो है ना म्यूज़िक प्रोड्यूस किया हुआ है। सही, तब उन्हें बताया था। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे, सही, तो अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात कर लेंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनसे मुलाकात करने की मुझे, क्योंकि उस बंदे से जो एक वो आती है ना, चिल वाइब जो आती है ना, चिल वाइब आती है, अवामी बंदा है, अवामी बंदा, चिल वाइब, बिल्कुल अपना सुकून से, कोई वो नहीं, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो हर बंदे से एक नॉर्मल तरीके से मिलते हैं, कोई मतलब वो नहीं करते कि किस पोस्ट पे हूँ, क्या मैंने बताया ना, मेरी अम्मी और अम्मी वाला इलाका जो है ना, वो यही है, क्या कहते हैं, कमेटी चौक वाला इलाका, तो मेरी खाला भी उधर ही रहती थी। तो हमने उन्हें, मज़े की बात है, मैंने शेख रशीद साहब को उधर जो पुराना महल्ला जो है ना, वहाँ पे एक दरगाह है गली में ना, तो वहाँ पे निहारी खाने के लिए आते हैं वो, सुबह की निहारी नाश्ता करने के लिए। मैंने वहाँ पे भी उन्हें देखा हुआ है रोज़ाना, यानी कि उस टाइम पे ये नहीं था कि भाई बड़ा, यानी कि हमें कोई वो शौक हो लोगों से मिलने का, पता नहीं है, हाँ, बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि भाई ये है कोई जानने वाला बंदा है और कोई है, कोई चीज़ है बंदा। बट ओवर द टाइम रियलाइज़ हुआ, और अभी भी वो बंदा जो है ना, वो निहारी, मैंने सुना है कि भाई निहारी खाने के लिए उधर ही आया होता है, या कभी बनी में आया होता है। तो वो है बंदा जो है ना, आवाम के अंदर घुल मिल रहने वाला। सही, ज़बरदस्त। गौरी भाई, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? क्या आप प्रोफेशन, इसको एज अ प्रोफेशन करेंगे, चेंज कर लेंगे, मतलब अपना इंजीनियरिंग वगैरह को छोड़ के, खैर बात क्या है कि म्यूज़िक को 100% कर लेंगे, या आप दोनों को साथ साथ एज अ हॉबी ही इसको लेके चलेंगे? और आगे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आ रहे हैं? फ्यूचर अभी भी जो मैं, यानी कि अभी मेरा जो बैलेंस चल रहा है ना ज़िंदगी का, वो ये चल रहा है कि मैं इसे कमर्शियली लेके चल रहा हूँ, नॉट जस्ट के यानी हॉबी, बट इट्स लाइक अ बैलेंस बिटवीन कमर्शियल एंड हॉबी। यानी कि मैं करता हूँ प्रोजेक्ट, कमर्शियली प्रोजेक्ट भी करता हूँ, बट उसमें जिसमें मुझे दिखे कि भाई कुछ अच्छा लग रहा है, मेरे साथ अलाइन होता है, तो वो मैं कर लेता हूँ। और मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ये वेब, क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मेरे लिए दोनों को लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट यस, मैं पास्ट एक साल से तकरीबन जो है मैं म्यूज़िक से गायब हूँ, इसी चक्कर में, क्योंकि मेरे अपने, क्या कहते हैं, पर्सनल मसले मसाइल चल रहे थे, फैमिली स्टफ़ चल रहा था, तो वो भी चलता रहता है ज़िंदगी में। इसी वजह से अब वही बात है ना कि अगर मैं उस चीज़ से हाथ हटा लूँ ना, यानी क्या कहते हैं, अगर मैंने सिर्फ 24/7 म्यूज़िक करना होता और प्रोफेशनली उसे लेके चलता, तो मेरे लिए फैमिली को फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाना है, क्योंकि मेरा जो पैसा है डिपेंडेंट उसी के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, क्योंकि मेरा पैसा डिपेंडेंट उसके ऊपर नहीं है। इस वजह से मुझे वो चीज़ अफेक्ट भी नहीं करती है। नॉट जस्ट कि मैं म्यूज़िक, अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि मैं नॉट जस्ट मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ, मैं फिल्म स्कोरिंग भी करता हूँ, तो और डीजेइंग वगैरह भी करता रहता हूँ। तो इधर उधर उसी चक्कर में मैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके डीजेइंग वगैरह भी कर लेता हूँ। तो म्यूज़िक मुझे ट्रैवल भी करा देता है और घूम फिर भी लेते हैं और बस आ जाते हैं। तो मेरा क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है ना मल्टीपल है। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से, यानी आप उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे कि आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए, कि अगर वो डर ना आ जाए कि यार अगर ये गाना नहीं चला तो आपकी इनकम पे इतना फ़र्क पड़ जाएगा और आपकी डिपेंडेंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसके ऊपर हो जाती है, पैसे के ऊपर। तो मैं इन फ्यूचर भी इसी चीज़ को लेके चलूँगा। मैं कम्प्लीटली, वो नहीं होता, पंजाबी में एक टर्म होती है कोल्लू के बैल वाली, कोल्लू के बैल वाली में नहीं घुसना चाहता। यानी
कमर्शियल उसके अंदर, कमर्शियल के अंदर जो है ना आप फिर फंस जाते हो, बहुत बुरी तरह फंसते हो। फिर आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे, फील आ रही है नहीं आ रही, आपको गाना बनाना है। गाना बनाना है वो, फिर वो जो है ना, वो जो गाने बनते हैं ना वो दिल से नहीं बनते। वो यूँ वो आवाम को भी पता चल जाता है, आम आवाम को पता ना चले, मेरे जैसे बंदे को जो म्यूज़िक सुनता है ना उसे पता चल जाता है कि ये बस जो है ना इसने बस कोई निपटाया है गाना, बस। नहीं गाना सुना है किसी का और उसका जो है ना रेप्लिकेट कर दिया लोकली अपने उसमें। तो वो वाला काम करने की नहीं कोशिश करनी चाहिए। क्रिएटिविटी आती है जब आप अपने आप को यूनिक दिखाते हो या यूनिक करने की कोशिश करते हो कुछ। तो आई थिंक वो चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, जेन्युइन अपने उसमें म्यूज़िक में रखना। सही। गौरी भाई, मेरे ख्याल से आखिरी 1-2 सवाल ही मेरे बचे हैं। रैप से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, और मैं जिस भी रैपर से मिलता हूँ मैं उससे ये पूछता हूँ कि रैपर हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है? रैपर क्यों, मैंने देखे हैं अक्सर एक दूसरे को डिस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, रैप में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे की, यानी अन्नी पाई हुई होती है। वजह क्या है ये? मतलब ऐसे क्या ग्रज है, या रैपर बनने के लिए ग्रज होना ज़रूरी है, या क्या सीन है ये? रैपर बनने के लिए ग्रज होना ज़रूरी नहीं है, बट यस कि जो बंदा रैप करता है ना, आई थिंक वो रैप करता ही इसी चक्कर में है कि वो एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने आप। सही। जो मैंने आपको, वही बात है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि भाई एक्सप्रेसिव जॉनरा है ये, आप एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशंस को। तो अगर आप जब एक्सप्रेस कर रहे हो इमोशन, रैपर्स वो ज़्यादातर रैपर्स यही होते हैं कि अपना खुला जो है ना जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। काफ़ी ऐसे इवन आपको वेस्ट में भी रैपर हैं वो बोल देंगे, बाद में उन्हें पछतावा होगा कि बिना उन्होंने गलत बोल दिया है, लेकिन वो बोल देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ नेचर ऑफ रैप कि एक्सप्रेसिवनेस जो है ना वो आती है, और एक्सप्रेसिवनेस इसी वजह से उसके अंदर आपको एक्सप्रेसिवनेस नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ के बहुत एग्रेसिव होगी, बट आपको एक्सप्रेसिवनेस, आपको लव सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे रैप के अंदर, आपको फ्रीडम फाइटर टाइप के सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे जो आपको यानी कि पॉलिटिकली झिंझोड़ दें अंदर से। झंझोड़ दें या आपको सोचने पे मजबूर कर दें, इस तरह के भी सॉन्ग्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के सॉन्ग्स ही आपको बेसिकली एक्सप्रेसिवनेस आपको दिखाते हैं। तो आई थिंक यही है। बट यस, पाकिस्तान में या इन जनरल लोगों को यही पता है कि बिना रैप का जो है ना वो पार्ट वो एग्रेसिवनेस ही है, और बीफ्स हैं एक दूसरे के साथ। बीफ्स असल में सॉर्ट ऑफ वो भी एक पार्ट है, क्योंकि रैप जब स्टार्ट हुआ था वो सॉर्ट ऑफ स्टार्ट यही हुआ था कि भाई इट्स लाइक अ रैप बैटल, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, तो उसके अंदर रैप बैटल्स के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि वो एक दूसरे की जो है ना गंदी कर रहे होते हैं। तो वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्या कह सकते हैं जॉनरा, बट नॉट इंटायरली कि आप उसको कह सकते हो कि बिना कि रैप है ही, यही है। हाँ, रैप है वो उसका पार्ट है। जैसे आप एक टाइम था जब ये हनी सिंह क्या कहते हैं फेमस हुआ, तो हर कोई कहता था रैप जो है ना वो वही चीज़ है, 4 बोतल वोडका और पता नहीं क्या क्या जो भी वो गाता था, हर किसी को यही लगता था कि भाई वही रैप है। बट जब डिफरेंट रैपर्स आए और भी लोगों ने डिफरेंट टाइप के रैप भी सुने, जे कोल को सुना, इधर के लोकल रैपर्स को सुना, तो वो उन्हें पता चला अच्छा ये नॉट जस्ट ये रैपर है, नॉट जस्ट ये काइंड ऑफ रैपर है, इस तरह का भी रैप सुना जा सकता है। तो बस वही एक्सपोजर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। आपके फेवरेट रैपर कौन है अभी आजकल के उसमें, जो नए जिसे रैपस्टर्स कह लें, या उनमें कोई है ऐसा जो फेवरेट हो या जिनको आप सुनते हो? मैं शुरू से ही मैं एमएनएम को तो बहुत सुन रहा हूँ वेस्ट में। आजकल मैं जर्मन रैप बहुत सुनने लग गया हूँ, इवन दो मुझे समझ नहीं लगती। हाँ, मैं वही पूछने वाला था। समझ नहीं लगती, बट आई नो मेरे लिए जो है ना, मैं समझना और म्यूजिकलिटी को सुनना, इट्स लाइक अ 2 डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। तो मैं म्यूजिकली उसे सुनता हूँ, तो जर्मन रैप मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बड़ा फैसिनेटिंग है जर्मन रैप, टर्किश रैप। मैंने तुर्की में गया तो वहाँ पे जो है ना उधर के इवन एक लोकल आर्टिस्ट के साथ इन टच भी हुआ। वो मज़े की बात है, वो मुझे पता चला कि बिना कोई जानने वाला ही था, तो वहाँ से हमने बैठ के सुना। तो उसके इर्द गिर्द अराउंड जो भी क्या कहते हैं टर्किश रैपर्स है,
उनको सुना तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि भाई ना उनका भी बड़ा अच्छा म्यूज़िक है। तो वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने तर्किश जो नहीं होते एलिमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जुरना वगैरह और ये, तो वो उसको इंक्लूड करते हैं। सही। वो अच्छा लगा मुझे। तो हैं वो इन आप अगर सुनना मुझे कहो ना कि भाई कोई एक स्पेसिफिक बंदे का नाम ले, तो मैं एक स्पेसिफिक नहीं, मैंने आई थिंक इसी वजह से मुझे बड़ा मुश्किल है कि फैसिनेट करना कि भाई म्यूज़िकली जो है ना फैसिनेट करना, और फैसिनेट वही चीज़ करती है जो मैंने कभी सुनी नहीं है, या मैंने क्योंकि अब जाके इतना ज़्यादा म्यूज़िक सुन लिया ना, तो मेरे लिए लोकली जो पाकिस्तान में म्यूज़िक हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रैप, वो इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करता। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको रेप्लिकेटेड फील हो रहा होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिना मैंने इंस्पिरेशनल है यानी। हाँ, और मैंने सुना हुआ है, सिमिलर है। तो हाँ, यूनिक अगर कुछ लगेगा इवन अगर पाकिस्तानी म्यूज़िक में या इंडियन म्यूज़िक में, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे वो एक मुझे गाना बड़ा अच्छा लगा था, इसका MC स्टैन का एक गाना आया था अस्तगफिरुल्लाह के नाम से। ओके। तो वो बड़ा अच्छा लगा था, उसने एक्सप्रेस किया हुआ है कि भाई बेसिकली माफ़ी मांग रहा है, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को कि बिना तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मांगता माफ़ी। तो वो अच्छा लगा था मुझे सॉन्ग। इसी तरह काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स हैं जो यानी कि अगर यूनिक लगे ना मुझे, तो वो दिल को छूते हैं, ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लग जाते हैं। अगर मुझे लगे कि भाई ना वो सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है या कुछ है, तो वो एक ही उस लेन में चले जाते हैं। हाँ, एक दो बारी बंदा सुन लेगा फॉर दैट सेक ऑफ कि भाई नया म्यूजिक क्या चल रहा है, बट वो दिल को छूने वाली बात नहीं होती उसमें। सही तो सही, वही हिसाब है। ज़बरदस्त। राजा जी थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। कोई मसला नहीं। और माशाल्लाह एक चीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैंने आपको एग्जैक्ट 8 बजे का बोला था और आपका मैसेज मेरे पास 7:58 पे आ गया था। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मैटर करता है ये कि कोई भी शख्स को कोई भी टाइम दिया जाए तो मैं उस पर टाइम पे पहुंच जाऊं। मैं अपने लिए हमेशा ये चीज़ को करता हूं कि मैं हर चीज़ छोड़ के एक्यूरेटली उस टाइम पे अवेलेबल हूं, ये नहीं कि मैं 5-10 मिनट में। तो मैं इस चीज़ पे आपका थैंक्स करना चाहूँगा। एक तो आप माशाल्लाह आए, आपने टाइम निकाला, दूसरा ये कि आप टाइम पे आए। यही होता है कि मेरा जो है ना, कोई अगर दूसरा बंदा टाइम दे रहा है ना, तो उसका टाइम की कदर बेसिकली इट्स लाइक रिस्पेक्ट देना बिल्कुल दूसरे की भी, बिल्कुल कि आप दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप अपने टाइम को तो रिस्पेक्ट दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम दूसरे के टाइम को भी रिस्पेक्ट दे ट्रू। जैसे मेरा पहला सवाल था कि हु इज़ गौरी भाई, वैसे ही मेरा हमेशा आखिरी सवाल होता है अपने हर गेस्ट से कि आप अगले 2-3-4 मिनट ये समझें कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी बुरी बात, अच्छी बात, वट जो भी मेरे लिए फीडबैक फॉर सलमान इमदाद कि हाउ टू इम्प्रूव, किस तरीके से जो भी आपके मन में, जो भी आपके दिमाग में मेरे लिए बात हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सलमान भाई, मुझे जो इतना कोई यानी कि कुछ नेगेटिव नहीं लगा, बट आई थिंक इम्प्रूवमेंट हर किसी के लिए, जैसे आप मुझे कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए म्यूज़िकली कह सकते हैं। आई थिंक आप वही बात है कि आप ओवर द टाइम आप करोगे तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इक्विपमेंट नया आएगा, कुछ आए तो क्वालिटी अच्छी और ज़्यादा हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अभी आप जिस उसमें काम कर रहे हो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो वही है कि आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए यह है कि आप अल्लाह करे आप और जो क्या कहते हैं फेमस हो, हमें ना भूलें बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये कह लें कि हमारे शुरू के साथी हैं बिल्कुल। जब कितने मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं थे मेरे पास, तो तब मैंने आपको अप्रोच किया। काफ़ी लोग हैं जो मुझे शुरू से जानते हैं जी, लेकिन अब वो नहीं जानते। सही। तो ये भी मसला है। हाँ। इसी वजह से मैंने कहा ना कि भाई कुछ फेमस हो जाते हैं, सही। इवन तो काफ़ी लोग मेरे ऊपर भी ब्लेम लगाते हैं कि भाई ना मैं फेमस हो गया हूँ तो मैं जानता नहीं हूँ, बट मेरी वो नेचर नहीं है। मैं हर किसी के साथ इक्वली सलूक करता हूँ और हर किसी के साथ मेरा वो वाला हिसाब है, चलता हूँ मैं। तो आपका भी यही अल्हम्दुलिल्लाह करें, काम करें, आपका काम बढ़े, और उसके बाद जो है ना आप इक्विपमेंट नए से नए लें। आप मुझे नज़र आए ज़रा बाली घूम रहे हैं, कभी तुर्की घूम रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं लोगों को, क्योंकि आई थिंक इम्प्रूवमेंट से एक और बात याद आई। मैंने जितनी भी कंट्रीज़ में जब घूमा हूँ ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम उर्दू में जो है ना कंटेंट नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं किसी को दे सकते। मेरे पास ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ट्रैवल्स की जिसको अगर मैं बताऊँ ना, लेकिन वही बात है मेरे पास टाइम नहीं है। मैं
वीडियोस लगा के उस वर्बली कह सकता हूँ कि कैसे आप पैसे बचा सकते हो, कैसे आप अगर ये तुर्की में जाओ तो आप कैसे ट्रेन में सफ़र कर सकते हो। आई थिंक आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये इस नीश को अगर पकड़ लो ना तो बड़ी अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को वो कर सकते हो, तो लोगों को गाइड कर सकते हो कि भाई ना अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या, अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो तो ये भी बड़ी अच्छी क्या कहते हैं कंटेंट की लेन बन सकती है। नोटेड डन है इंशाल्लाह। तो इन फ्यूचर जो है ना आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप इन सर्च भी करो ना तो आपको नहीं मिलेगा इस तरह का कंटेंट जो आपको कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ स्पेसिफिक यानी आपको उसमें इंग्लिश में तो गाइड्स मिल जाएंगी लेकिन उर्दू में आपको एक्यूरेटली वो नहीं मिलेंगी। काफ़ी लोगों को नहीं मिलेगी, बट इंग्लिश में भी अगर आप करो या उर्दू में भी करो, एक वो होता है ना कि एक अपना बंदा जो बता रहा है, ट्रू, तो वो एक अपनी उनसे रिलेट करते हैं ना, रिलेट करते हैं। प्लस जैसे अब देखो अगर इंडियन एक बता रहा होगा ना कि भाई तुर्की में कैसे जाना है और उसे क्या क्या मसले मसाइल हैं, वो वाले मसले मसाइल उसे नहीं होंगे, हमें ज़्यादा मसले मसाइल होंगे क्योंकि हमारा पासपोर्ट डिफरेंट है। मज़े की बात है, आपको मैं बात बताता हूँ, मैं तुर्की में इतनी बारी गया हुआ हूँ लेकिन हर बारी मैं अब ऑन कैमरा बता रहा हूँ, हर बारी जो है ना मुझे एयरपोर्ट के ऊपर रोकते हैं। ओके, एयरपोर्ट के ऊपर क्यों रोकते हैं? मेरी वाइफ चली जाती है, मुझे जो है ना 10 से 15 मिनट जो है ना खड़ा करके रखेंगे। क्यों? मेरे नाम के आगे खान लिखा हुआ है ना, मेरा यानी कंप्लीट नेम जो है उसके अंदर खान लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो खान लिखा हुआ है, उस्मान लिखा हुआ है, क्या है वो ब्लैक लिस्ट हुआ हूँ या क्या है, वो हर बारी जो है कॉल करके पता करेंगे, फिर जो है ना पीछे वो करेंगे। तो इस तरह के भी मसले मसाइल हैं। आप क्या कहते हैं, मैं सिंगापुर गया हूँ तो वो स्पेसिफिकली बाकी नेशनलिटीज़ को जाने दे रहे हैं, हमें जो है ना पूरे यूं करके जो है ना चेकअप हो रहा है हमारा, पूरी प्रॉपर तलाशी हो रही है ऊपर से नीचे। तो ये वाले जो यानी कि रिलेट करने वाली ये चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तानी को ही बता सकते हैं। ऐसा ही है, इंडियन तो नहीं बताएगा कि पाकिस्तानी के साथ, या इंडियन ये बता देगा कि होटल कहाँ सस्ता मिलेगा या किस तरीके से होगा, लेकिन ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ये नहीं बता पाएगा, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आप वो बता सकेगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा, जैसे अब मैं बता रहा हूँ ना कि भाई मैं एक स्पेसिफिक उसमें गया, क्या कहते हैं कंट्री में गया, उस कंट्री के जो है ना कैपिटल में मैं इतना क्या कहते हैं अप्रिशिएट नहीं फील किया, बट अगर मैं थोड़ा सा गांव वाली साइड पे उधर चला जाऊं तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, विच इज़ अज़रबैजान। सही, अज़रबैजान में पाकिस्तान के लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, कैपिटल में इतना नहीं अप्रिशिएट करते, बट आप थोड़ा साइड पे चले जाओ तो पाकिस्तान के लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब उनकी वो आज़ादी की जंगें चल रही थी तो उनको सपोर्ट किया था। ओके, तो ये मेरे लिए बड़ी एक नई बात थी, नई बात थी बड़ी, वही है ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जाके पता चलती हैं, जाके पता चलती हैं, आप एक्सप्लोर करते हो, यही खूबसूरती है आपके घूमने फिरने की, ट्रैवल करने की, एक्सप्लोर करने की। आई थिंक इससे आपका दिमाग भी खुलता है, बट एट द सेम टाइम आप कल्चरली आपको थोड़ा सा शऊर ज़्यादा बढ़ता है, म्यूज़िकली शोर। म्यूज़िक से आपको अगर बताऊँ ना, मैं उधर जब गया हूँ तो मैंने उनका लोकल म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया अज़रबैजान का ना, कि वो जो पुराना फोक म्यूज़िक होता है ना उनका कैसा था, उससे मुझे पता चला अच्छा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। स्ट्रीट्स के ऊपर मैं बैठता हूँ ना, अगर किसी उसमें कंट्री में चला जाऊँ, मैं उधर क्या कहते हैं स्पेन में गया, वहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट जो थे ना वो अपने बजा रहे थे क्या कहते हैं गाने शाने, वो मैंने सैम्पल किया हुआ है, यानी उनका म्यूज़िक अपने म्यूज़िक में भी वो करके ना उनको इनकॉर्पोरेट किया। तो आप अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस होते हो, आपको नई से नई चीज़ें देखने को मिलती है, और ये चीज़ें आपके लिए ही है कि भाई आप अगर आप बताओगे ना तो ये लोगों के लिए बड़ी अच्छी वो बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी मैं आपको बिल्कुल, आपने ये जो बात की बिल्कुल वजह कही, और मैं इसकी एक एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि जैसे मुझे ये नहीं पता था, और हो सकता है कि अभी देखने वालों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको नहीं पता हो ये बात, कि मालदीव दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सब के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है। ऐसे ही आप कह लो कि 95 to 97% लोगों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है। ऐसी है, यानी आपको अगर जैसे मालदीव जाना है तो उसके लिए आपको वीज़े का गम करने की ज़रूरत नहीं, आप टिकट लें और पहुँचें, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। ऐसी है। जाने से पहले मैंने जब रिसर्च करना शुरू की, और आज की रिसर्च क्या है, यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और बहुत ज़्यादा सर्च करके ये देखना चाहा कि क्या पाकिस्तानियों के लिए भी ऑन अराइवल है
बाद में मुझे उसका आंसर मिल गया, लेकिन मुझे यूट्यूब पे उसका आंसर YouTube नहीं पे मिला। आंसर मिला। ना ही मुझे कोई ऐसा पाकिस्तानी मिला कि जिसने वो वाला वो जाके वहाँ पे वीडियो बनाई हो या बताया हो कि जब आपने इंडियन और पाकिस्तानी वाली बात की ना, ऐसे ही है। इंडियनों की तो बहुत सारी वीडियोस थी, उन्होंने बताया कि हमारा वीज़ा लग गया। अब मुझे ये वाला चीज़ हो रही है कि यार ये तो इंडियन पासपोर्ट है, ये पाकिस्तानियों के साथ भी ये वाला सेम बर्ताव है या नहीं है। ऐसे ही है। तो वो वाली चीज़ फिर बाद में बहुत सारी वो पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े, उनकी एम्बेसी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऑन अराइवल है, आप आराम से वहाँ पे जा सकते हैं और जाके आपको वो मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल मैं अब दिमाग में भी रखूँगा इंशाल्लाह, ऐसे ही और इसको इंशाल्लाह अप्लाई भी करूँगा। इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, क्या कहते हैं, तुर्की। तुर्की, बहुत बहुत सारी ऐसी जगहें हैं आई जहाँ थिंक पे। अजरबैजान उनके लिए इधर वीज़ा ऑन अराइवल है या फ्री है, कुछ इस तरह का चक्कर है। ओके, तो इवन सिंगापुर, इमेजिन करो आप, अब सिंगापुर के लिए मेरा ये था चक्कर, इवन तो मेरा बिजनेस ट्रिप था, तो उसमें भी जो है ना मुझे बिजनेस वालों ने कुछ लेटर लेके भेजना था, तो वो मैंने यहाँ से अप्रूव करवाना था, फिर उसके बाद स्टैंपिंग करवानी थी, तो बड़ी ख्वारी करने के बाद जाके मुझे जो है ना सिंगापुर का वीज़ा मिला है और ये है। तो वो चीज़ें जो है ना एक पाकिस्तानी बता सकता है कि भाई हमें क्या क्या मसले मसाइल हैं, कहाँ क्या मसले मसाइल आए। और हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं दुबई गया था, तो हालांकि हम जीसीसी रेजिडेंट हैं, सऊदीया का इकामा है, सब कुछ है। जुलाई में मैं गया तो मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। उसमें उन्होंने बोला कि आप अपनी ये नाम जो है आपने गलत लिखा है, मेरी गलती थी, मैंने उसको करेक्ट किया, अप्लाई किया, फ़ौरन वीज़ा आ गया। दूसरी दफ़ा अभी मुझे जाना था नवंबर में, वही मालदीव से वापस आते हुए जाना था, तो मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, तीसरी दफ़ा अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। तो मैं यही देख रहा हूँ कि यार ये क्या बात है, और हर दफ़ा मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ और क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ऐसी क्या बात है। तो उसमें कोई रीज़न नहीं लिखा हुआ आ रहा, जस्ट लिखा हुआ आ रहा रिजेक्टेड। तो फिर मैंने फाइनली एक एजेंट से रब्ता करके और फिर उसके बाद उसको वो दिया, तो फिर उसने एजेंट के थ्रू, उसने फ़ीस भी ज़्यादा ली मेरे से, लेकिन यह है कि उसने 2 दिन के अंदर मुझे वीज़ा लगवा के, वही ई वीज़ा सेम वो 30 डेज़ का वो लगवा के और सेंड कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली पासपोर्ट की वजह से ये वाली सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला इसको भी स्ट्रॉन्ग करे, हम तो यही पॉजिटिव एक अप्रोच रख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गौरी भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का, हमारे लिए टाइम निकालने का। और ये जो मेरी पार्टियां हैं ये तब तक सब्सक्राइब नहीं करती जब तक हमारे जो गेस्ट हैं वो आए हुए वो रिक्वेस्ट ना करें, तो वो सब्सक्राइब नहीं करती। डेफिनेटली सब्सक्राइब करें सलमान भाई को और सुनते रहें इनका, डेफिनेटली कुछ नया से नया जो मैंने काम भी फ्री स्टाइल में अगर ये वाली बात आप कहते हैं तो अच्छा नहीं हो जाएगा। फ्री स्टाइल मैं फ्री स्टाइल रैपर नहीं हूँ, बट आपको कुछ सुना सकता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है अपना। उसी नोट पे हम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। बाकी अब गौरी भाई इसको व्लॉग को एंड करेंगे, ये पॉडकास्ट को, प्लीज़ गो अहेड। मैंने ये एक सॉन्ग लिखा था काफ़ी पहले, रिलीज किया था बट अनपब्लिश कर दिया, बट ये यस इट्स 2011 का लिखा हुआ मैंने। तो इट्स लाइक इस दुनिया में आया कुछ नहीं था मेरे हाथ में, जो है बनाया मैंने बनाया अपने हाथ से। मेरी ज़िंदगी मेरे दोस्त हमेशा मेरा साथ दें, नहीं देना साथ तो निकाल मुझे दिमाग से, मेरा माजी मेरी ताकत, मुस्तकबिल मेरा इनाम, सारी दुनिया को बता दे कि ये है मेरे अल्फाज, मेरा अंजाम मेरी शान, मैं हूँ पाकिस्तानी, जो कभी सुन ना पाओ मैं हूँ वो कहानी। क्या बात है। So it's just wrapping up. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच गौरी भाई। Thank you so much. फिर इंशाल्लाह रहमान आप जद्दा आते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारा मेहमान बनिएगा। Definitely. हम दोबारा बहरीन आएंगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह आप चक्कर थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।